हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एनएलएम से रिलेटेड हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ। आफ्टर न्यूटन्स थर्ड लॉ हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स कैसे होते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर एक कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे सूडो फोर्स का। वो सब पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में जानना, स्प्रिंग का नेचर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। अब ध्यान से समझिएगा, स्प्रिंग का नेचर समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास ये एक स्प्रिंग है, आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग यहाँ पे एक मास अटैच्ड है। अब ध्यान से सुनिए एक बात, यहाँ पे जैसे ही आप इसको F फोर्स से आगे को खींचते हैं, F फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये स्प्रिंग क्या करती है, इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो इसको क्या वापस ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करना चाहता है। तो यहाँ पे इतना तो सबको पता है, ये फोर्स रिस्टोर करना चाहता है, तो यानी ऐसे लगेगा। अब ये जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये आपका वन साइड नहीं लगता है, जब बल्कि दोनों साइड से लगता है। मीन्स इधर से भी ये स्प्रिंग आपकी दोबारा नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। आपने इसे इलोंगेट किया तो ये दोनों साइड से क्या करेगी, अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश, नेचुरल लेंथ आने की कोशिश करेगी। सिमिलरली अब जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये दोनों साइड से बाहर को जाने की कोशिश करेगी, वाइसे वर्सा। तो यहाँ पे क्या है, आपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया तो दोनों साइड से वापस नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। अगर ये एंड फ्री होता तो आप फील भी कर सकते हैं, ये पॉइंट, इसका एंड पॉइंट आगे को मूव कर रहा होता। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके जो होते हैं दोनों साइड से एक्ट करते हैं, उसे नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्प्रिंग। और आप लोगों को पता है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यों होता है, प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। हम माइनस क्यों लेते हैं, वैसे क्यों लेते हैं, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी बात समझ में आ रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो ये रिस्टोर अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहता है। दैट्स ऑल, बात समझ में आ रही है। चलिए आइए आप समझिएगा ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड 2 kg मास। 4 kg एंड 2 kg का एक्सेलरेशन। सिचुएशन क्या है, आइए, सिचुएशन कुछ ऐसी है, आप लोगों को ये दिया हुआ है, ये आपका कुछ इस प्रकार अटैच्ड है, यहाँ से एक मास अटैच्ड है, ये मास की वैल्यू है 2 kg। यहाँ से दिस इज कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, दिस इज कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ से अटैच्ड है दूसरा मास। कितना अमाउंट है इसका, दिस इज 4 kg। आपसे पूछा जा रहा है, जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को कट कर दें, आपने यहाँ से कट कर दिया इस स्ट्रिंग को, ये क्या है आपका सीजर, कैंची से आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया। जैसे ही आप कट करेंगे उस इंस्टेंट पे आपसे पूछा जा रहा है इस 2 kg और 4 kg का एक्सेलरेशन बता दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ही आप स्ट्रिंग कट करते हैं, सुनिएगा, जैसे ही आप स्प्रिंग कट करते हैं तो आपका क्या होगा, फोर्सेस, आइए यहाँ पे 4 kg, नीचे को कितना लग रहा होगा, mg, यानी 4g, यानी 4g मीन्स 40 लोड mg नीचे लग रहा होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में था आपका जब ये कट नहीं था, तो 4g रिस्टोर करना चाह रहा होगा, यही 40 क्या करना चाह रहा होगा, रिस्टोर करना चाह रहा होगा। मीन्स स्प्रिंग की लेंथ जो इंक्रीज है 40 ही इसको नेचुरल लेंथ पे लाना चाह रहा होगा। आपको थोड़ा देर पहले बताया, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से आपका ये लगता है 40 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। प्लस इस 2 kg का भी तो वेट नीचे को लग रहा है, इस 2 kg का भी तो वेट नीचे को लग रहा है, इस 2 kg का वेट
भी तो डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस 2 kg को मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ। 2 kg मीन्स 2g, 2g मीन्स आपका नीचे को 2g मीन्स 20 भी नीचे को लग रहा है। अब कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे ये है, जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ नीचे आ रहा होगा। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है, kx 40। अब ये 40 जीरो होगा ये स्ट्रिंग काटते ही या नहीं, भाई यही कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप स्ट्रिंग को काटते हैं तो यहाँ पे आपका 40 जीरो नहीं होता है। क्यों? आपका ये स्प्रिंग फोर्स 40 इक्वल सीधे टेंस टू जीरो तब होता, क्यों तब होता जब आप स्प्रिंग को ही कट कर देते। क्यों हो रहा है समझिए। यहाँ पे जैसे ही आप इसको कट करते हो आपका क्या है, स्प्रिंग आपका फोर्स kx, F क्या है kx, आपका स्प्रिंग फोर्स तब चेंज होता है, उसका अमाउंट तब चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड तब चेंज होता है जब उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, x चेंज होता है। आपने जैसे ही कट काटा उसी समय आप एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, यानी उसको कुछ टाइम लगता है इनिशियल पोजीशन में जाने के लिए, यानी जब उसका x अमाउंट चाहिए, टाइम चाहिए, जब वो चेंज इन लेंथ करेगा तभी स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। आपने जैसे ही कट किया उसी इंस्टेंट पे आप पूछ रहे हैं इसका एक्सेलरेशन, तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि स्प्रिंग उसकी नेचुरल लेंथ में जा सके। नेचुरल लेंथ में जब जाएगी तब जाके क्या होगा, ये 40 का जीरो होता। तो कहने का मतलब है जब भी आप स्ट्रिंग को कट करेंगे आपका ये 40 जीरो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग की जब तक लेंथ चेंज नहीं होगी तब तक आपका स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। क्लियर है? आइए, तो कहने का मतलब है आइए इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे बता रहे हैं। आइए, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स F/m, यही होता है। F कितना है आइए बताइए, F है 40 + 20 60 डिवाइडेड बाई मास 2। आपका एक्सेलरेशन आ गया कितना, 30 मीटर/सेकंड²। किसका आ गया, ये आ गया 2 kg का। आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता है 40 नीचे लग रहा है, ये 40 ऊपर, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन आ गया 40 - 40 जीरो, ऐसे कर लीजिए 40 - 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 मीटर/सेकंड²। कोई डाउट? क्लियर है? अगर आपका इतना क्लियर है तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग को काटा, अगर हम स्प्रिंग को कट कर दें तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, जल्दी से इतना नोट डाउन कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग हम पढ़ रहे हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। आइए देखते हैं, आपके पास ये एक स्प्रिंग है, आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, यहाँ से मास अटैच्ड है, मान लीजिए m। आपने जैसे ही यहाँ से इसको कट किया, इस स्प्रिंग को कट किया, इस स्प्रिंग को जैसे ही आपने यहाँ से कट किया, यहाँ से जैसे ही कट किया तो क्या होता है, आपका एक फ्री एंड जनरेट हो जाता है। आपकी स्प्रिंग, आप लोग क्या एज्यूम करते हैं, स्प्रिंग मासलेस, आप एज्यूम करते हैं स्प्रिंग मासलेस है। जैसे ही आप इसे कट करते हैं, इसको कट करते हैं तो क्या होता है, एक फ्री एंड जनरेट हो जाता है, फ्री एंड गेट्स जनरेटेड। स्प्रिंग क्योंकि मासलेस है तो इस फ्री एंड का मास कितना होता है, ये फ्री एंड जो आपका जनरेट हुआ, इस फ्री एंड का मास कितना होता है, m = 0। तो क्या होता है, मास m = 0। टाइम रिक्वायर्ड, तो जो टाइम टू रीच इट्स नेचुरल लेंथ क्या हो जाता है, एकदम ही जैसे आप कट करता है नेचुरल लेंथ में पहुंच जाता है। टाइम टू रीच इट्स नेचुरल लेंथ इज, टाइम आपका 0 है, तो कहने का मतलब है, तो फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। आपको पता है मास कितना है, 0, यानी तुरंत इंस्टेंटली जैसे ही आप कट करते हैं
तो स्प्रिंग फोर्स आपका क्या हो जाता है, 0। स्प्रिंग फोर्स आपका कितना हो जाता है, 0। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। जैसे ही आप किसी स्प्रिंग को कट करेंगे वो तुरंत नेचुरल लेंथ में आ जाती है और उसका मास, उसका क्या हो जाता है, इंस्टेंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब आप स्ट्रिंग को कट करते हो तो आपका स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 नहीं होता है, क्योंकि टाइम लेता है टू चेंज इट्स लेंथ। किसकी लेंथ, स्प्रिंग लेंथ चेंज करने में टाइम लेता है। और लेकिन यहाँ टाइम बिल्कुल 0 ले रहा है, वहाँ कुछ टाइम चाहिए उसे स्प्रिंग की लेंथ चेंज करने के लिए। इस प्रकार वहाँ आपका स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपका जैसे ही आप कट करते हैं स्प्रिंग को, स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाता है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, 2 kg एंड 4 kg का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे ही आपने कैंची से इसे कट करा तो 2 kg और 4 kg का एक्सेलरेशन आपको निकालना है। आइए देखिए कैसे डील करेंगे। 4 kg यानी mg नीचे लग रहा होगा, 4g मीन्स 40, तो 40 इधर लग रहा है, यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन 40, इस स्ट्रिंग में टेंशन डेफिनेटली 40। कैसे दिखाते हैं स्ट्रिंग में लोड, अवे। कैसे दिखाते हैं टेंशन, अवे फ्रॉम द ब्लॉक या ऑब्जेक्ट। तो ये 40 है और आपको पता है क्या, ये है आपका क्या 20 प्लस 40 60, तो यहाँ भी 60। ये सारे के सारे फोर्सेस आपने कब दिखाए हैं, जब आपने ये कट नहीं किया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे ही आपने इसे कट करा, अभी हमने पढ़ा था जैसे ही स्प्रिंग को आप कट करते हैं ये वाले फोर्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। क्यों, टाइम जो लग रहा है इसको नेचुरल लेंथ में आने में 0 लग रहा है, और एंडलेस मास यानी मास जिसका 0, F इक्वल टू 0 इंटू ए, यानी फोर्स इंस्टेंटेनियसली ये 0 हो जाते हैं। तो आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सिचुएशन क्या हो जाएगी, जैसे ही आपने इसको कट किया, ये फोर्स हो जाएंगे 0, तो आपका नीचे को सिस्टम बचेगा, ये सिस्टम बचेगा 2 kg और यहाँ सिस्टम बचेगा 4 kg। ये 2 kg, ये 4 kg। जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को कट कर दिया है, यानी यहाँ फोर्स हो गया ऊपर को 0, ऊपर को फोर्स हो चुका है 0। जैसे ये फोर्स 0 हुआ तो ये कंप्लीट सिस्टम नीचे गिर रहा होगा। कितने से गिरेगा, अगर आप लोगों को नीचे गिरा दिया जाए, छोड़ दिया जाए छत से, तो आप कितने एक्सेलरेशन से गिरते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कितना, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आपका कितना हो गया, इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। पूरा का पूरा सिस्टम g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो नीचे गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा सिस्टम g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिर रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो 4 kg और 2 kg का एक्सेलरेशन g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ द 9.81, या बोल दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, अगर आप लोगों का इतना नोट हो चुका है तो आइए एक और एग्जांपल स्प्रिंग से रिलेटेड हम डील करने जा रहे हैं। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपने ये स्प्रिंग कट नहीं करी, आपने क्या करा, आपने कट करा है दिस स्ट्रिंग। आप स्प्रिंग को कट करने जा रहे हैं, आपने इस स्ट्रिंग को कट किया है। इस बार सेम क्वेश्चन अगेन, एक्सेलरेशन बता दीजिए 2 kg और 4 kg का। आइए सॉल्व करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। आइए, बिफोर कटिंग नीचे कितना लग रहा था, 40 mg, यानी रिस्टोर 40, इधर कितना 40, और आप लोगों को पता है ये क्या 20 भी लग रहा है mg। 40 प्लस 20 60 से ये इसको रिस्टोर करना चाह रहा है, दोनों साइड 60। बात समझ में आ रही है, 60 न्यूटन। अब जैसे ही आपने इसको कट करा, ये तो मास नीचे गिरेगा, कितने से गिरेगा, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आइए देखिए, ये आपका गिरा ब्लॉक 4 kg का, कितने से, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही, कट हो गया, इसका कोई लिंक नहीं है किसी से। एक ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं ऊपर से नीचे, किस एक्सेलरेशन से जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। आइए देखते हैं, जैसे ही आपने ये कट करा तो क्या हुआ, ये कट करा, दैट मीन्स ये 40 का कनेक्शन हट चुका है, तो नीचे कितना लग रहा है 20, यानी mg लग रहा है। आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं।
दिस इज योर 2G का फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर को लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है 60, ऊपर को लग रहा है 60, ये कट कर दिया यानी 40 तो हट चुका है, नीचे लग रहा है 20। इसका एक्सेलरेशन आप लोगों को बताना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, एक्सेलरेशन हो गया आपका 60 माइनस 20/2, नेट फोर्स बाई 2 दैट इज़ द एक्सेलरेशन, यानी 40/2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द एक्सेलरेशन किसका, ये है एक्सेलरेशन आपका 2 kg का। किस डायरेक्शन में, 60 फोर्स ज़्यादा ऊपर को है, 20 नीचे, तो नेट फोर्स ऊपर को, तो ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड। क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, अगर आप लोगों का नोट डाउन हो चुका है तो मैं कंक्लूजन लिखवाने जा रहा हूँ। लिखिए, नोट, स्प्रिंग कैन नॉट चेंज इट्स फोर्स इंस्टेंटली, स्प्रिंग कैन नॉट चेंज इट्स फोर्स इंस्टेंटली because spring needs to change its length, because spring needs to change its length, spring does its force 0 but spring does its force 0 when you cut spring itself, when you cut spring itself। आइए कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ, कंक्लूजन। ओके गाइस, जो कंक्लूज़न हमारे इस टॉपिक से निकला, स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग से जो कंक्लूज़न निकला वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिक्टेट करवा चुका हूं, और जो लोग लिख नहीं पाए हैं वो बोर्ड से कॉपी कर सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फ्रेम्स। ध्यान से सुनिएगा, दो टाइप के फ्रेम होते हैं। फर्स्ट इज़ योर इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड इज़ योर नॉन इनर्शियल फ्रेम। इन फ्रेम्स को जानने से पहले ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या है इस फ्रेम का। फ्रेम मतलब जस्ट एक रेफरेंस। देखिए, आपकी वेलोसिटी, आपकी डिस्प्लेसमेंट, आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपका मोमेंटम, ये क्या है, ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रेम। फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट क्या मतलब है सुनिएगा। कहने का मतलब है, अगर आपको ग्राउंड से किसी
ट्रक की वेलोसिटी अगर आपको 60 मीटर पर आवर दिखाई दे रही है, अगर आप किसी कार एक्सेलरेटिंग कार जो उसी दिशा में जा रही है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको वो डिफरेंट दिखाई देने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कहने का मतलब है आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी विथ फ्रेम। आपने जैसे ही फ्रेम चेंज किया वैसे ही डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर, वी इसके अंदर, दैट इज़ वाई, एंड मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी अगेन v। तो ये सारे के सारे फ्रेम डिपेंडेंट हैं, यानी डिफरेंट फ्रेम के साथ ये वैल्यूज चेंज होती है इनकी। अब बात करते हैं आपकी टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपकी ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, does not depend on फ्रेम, यानी ये सेम रहने वाले हैं। आइए समझते हैं हम फ्रेम स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। फ्रेम्स की अगर मैं बात करूं, फ्रेम आपके दो टाइप के फ्रेम होते हैं मेनली। वन इज़ योर इनर्शियल फ्रेम, अदर इज़ योर नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है? लाइक योर ग्राउंड, जिसका एक्सेलरेशन 0 है। इनर्शियल फ्रेम जिसकी वेलोसिटी या तो आपकी क्या है? कांस्टेंट और 0। वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। अगर शॉर्ट में बोलें उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। वो बॉडी अगर आपकी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वो फ्रेम अगर आपका एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, देन दैट इज़ द इनर्शियल फ्रेम। ऑन द अदर हैंड नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब दो कंडीशन पॉसिबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्या? एक्सेलरेशन आपका मे बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मे बी कांस्टेंट और मे बी वेरिएबल। आपका कुछ भी हो सकता है एक्सेलरेशन। अगर बॉडी पे एक्सेलरेशन है, अगर रेफरेंस पे एक्सेलरेशन है, देन दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप लोगों को बताएं, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, F इक्वस टू एम ए। ये जो F इक्वस टू एम ए है, ये केवल और केवल आपका इनर्शियल फ्रेम पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज न्यूटन सेकेंड लॉ, दीज आर एप्लीकेबल इन ओनली इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ रही है? वेयर एज न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है एंड यहाँ भी एप्लीकेबल है। नोट करके आप लोगों को लिखवा देता हूँ। नोट, न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ एप्लीकेबल इन किसमें? इनर्शियल फ्रेम में। जबकि आपका अगला नोट क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल इन बोथ inertial as well as non-inertial
फ्रेम। आइए समझते हैं कैसे आपका F=ma एप्लीकेबल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम। आइए मान लेते हैं, पहले तो समझिएगा, आपके पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी का मास m है, ये 2 मीटर या 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स इनर्शियल फ्रेम। आइए सेकंड एग्जांपल, ये दूसरा है आपका कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। तो कौन सा फ्रेम हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है आपका, आइए एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक मास है जो आपका, इस मास में वेट है 5 kg एंड इट इज़ मूविंग विद, आपने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन, आपके पास एक दूसरी बॉडी है जो कि एक रेफरेंस की तरह आप यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी मूव कर रही है टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन आपसे पूछा जा रहा है या आप चेक करने जा रहे हैं F=ma विद दिस फ्रेम वैलिड है या नहीं। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ये बॉडी 20 न्यूटन अप्लाई किया 5 kg से, 5 kg इसका वेट है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इस बॉडी का 20 न्यूटन लगाने पे आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 kg बॉडी पे, दैट विल बी कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन से ये बॉडी आगे जा रही है और ये बॉडी भी 4 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। अब देखिएगा F=ma, इसको आप इस सिस्टम पे बैठे हुए हैं, इस रेफरेंस पे बैठे हुए हो, इस फ्रेम पे बैठे हुए हो, आपको इस बॉडी का क्या लगेगा, नेट एक्सेलरेशन कितना लगेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन है 4, इसका भी है, तो नेट एक्सेलरेशन किसका, इसका नाम अगर 1 है, इसका नाम अगर b है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू b कितना लगने जा रहा है 4 - 4 दैट इज़ 0। मास आपने ले लिया कितना 5 × 0 दैट इज़ 0। क्या फोर्स आपका 0 है? फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। आपके अकॉर्डिंग F=ma, आपने रेफरेंस से अप्लाई किया F=ma, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे अप्लाई किया F=ma, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपका फोर्स आ रहा है 0। क्या एक्चुअल में फोर्स 0 है? बिल्कुल नहीं, यानी आपका F=ma नॉन इनर्शियल फ्रेम अप्लाई करने पे गलत आंसर दे रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। F=ma नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो पहले तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 बोल दीजिए। ये बॉडी पे लेट अस सपोज 40 न्यूटन लग रहा है और ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉडी आगे जा रही है, इस एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। इसका नाम पहले की तरह 1, इसका नाम b, बॉय। क्लियर है? आइए समझते हैं, अप्लाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। अब आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। F=ma
नॉन इनर्शियल पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नॉन इनर्शियल ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो न्यूटन ने और ज़्यादा रिसर्च करी, वो एक कंक्लूजन पे आए। उन्होंने कहा अगर आपको F=ma लगाना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, देन आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उन्होंने एक न्यू फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था सूडो फोर्स। उन्होंने कहा अगर आप सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में, तो आप लगा सकते हैं क्या, F=ma विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले लिख देता हूँ। टू अप्लाई F=ma with respect to non-inertial frame, Newton introduced क्या, सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। अब इस सूडो फोर्स का मतलब क्या है, सूडो मतलब होता है फॉल्स, यानी एक्चुअल में नहीं लग रहा है। समझिएगा, उन्होंने कहा अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में F=ma लगाना चाहते हैं तो आपको सही आंसर तभी मिलेगा जब आप सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे उस बॉडी पे। अभी सूडो फोर्स बात आती है, सूडो फोर्स होता क्या है। सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स जो आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे लगाते हैं। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब बात आती है सूडो फोर्स की, सूडो फोर्स की बात आती है। पहली बात आती है इसके मैग्नीट्यूड की। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज, मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास किसका लेंगे, मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन आपको लेना है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन फ्रेम का लेना है, मास लेना है बॉडी का। क्लियर है। उसके बाद आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको क्या करना है, अपोजिट लगाना है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ किसके, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के। यानी फ्रेम जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट में लगाना है। अब लगाना किस में है, मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहाँ पे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG ऑफ बॉडी पे लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। कितना लगाएंगे, m/a। m मास लेंगे बॉडी का, एक्सेलरेशन लेंगे फ्रेम का। ये सब न्यूटन ने आपको बताया सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। सूडो मीन्स फोर्स, इमेजिनरी आप फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पे। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपका F=ma वैलिड हो सके, आप उसको अप्लाई कर सकें। अब इस सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट के क्या क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं लेटर ऑन हम समझेंगे, उससे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, एक एग्जांपल से समझते हैं सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इसका वेट मान लीजिए लेट अस सपोज इस पे लग रहा है 40 न्यूटन। इसका वेट है लेट अस सपोज 2 kg। एक फ्रेम है जिस पे आप बैठे हुए हैं, इस फ्रेम से आप इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बॉडी आपकी एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आइए सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट इस कंडीशन में आपका अप्लाई हो रहा है या नहीं, डेफिनेटली होगा क्योंकि न्यूटन ने रिसर्च करी हुई है। अभी हमने सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट सीखा था। सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट क्या था, सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट बॉडी के
अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, बॉडी के अपोजिट। कितना लगाना है मैग्नीट्यूड सूडो फोर्स का, मास बॉडी का इनटू एक्सेलरेशन फ्रेम का 2, किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, 2 2 जा 4 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, 2 2 जा 4 न्यूटन। क्लियर है। आइए समझिएगा, ये तो सूडो है, सूडो मीन्स फॉल्स है, एक्चुअल में नहीं लग रहा है, एक्चुअल में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको ये डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये बॉडी एक्सेलरेट कितने से कर रही थी, एक्चुअल में ये बॉडी एक्सेलरेट कितने से कर रही थी, इस पर फोर्स लगा था 40 एंड मास इसका था 2, यानी ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही थी। इस बॉडी पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेफरेंस फ्रेम से आगे बढ़ रहा था। देखिएगा, आपने सूडो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सूडो मीन्स इमेजनरी। अब अप्लाई करते हैं इसमें F=ma, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन निकालते हैं इस बॉडी का। इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन यानी 1 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, नेट फोर्स 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाई मास, दैट इज़ द, कितना हो गया 40 माइनस 4 36/2, दैट इज़ द 1 भी कितना आ गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन जो बी को प्रतीत हो रहा है, जो बी को प्रतीत हो रहा है, किसका, ए का 1 का एक्सेलरेशन जो बी को प्रतीत हो रहा है वो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने सूडो कॉन्सेप्ट से निकाला। क्यों, 48/4 क्या है सूडो, यानी सूडो कॉन्सेप्ट से आपको 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर महसूस हो रहा है, लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्लियर है। अब आप चेक करते हैं कि ये जो आपको लग रहा है, जो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, क्या ये इतना ही होना भी चाहिए या नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये 2 से, तो नेट 20 माइनस 2 18, हाँ 18 से होना भी चाहिए। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 20 माइनस 2 18 आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको सूडो कॉन्सेप्ट से चेक किया कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। इम्प्लाइज also 20 minus 2 equals to 18 meter per second square, hence proved, therefore F equals to ma applicable from, कहाँ से, applicable from नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम इफ सूडो फोर्स इज कंसिडर्ड। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर हुआ आप लोगों को। ओके, नोट कर लीजिए।